यूपी में थमा विधानसभा उपचुनाव का प्रचार। 3 नवंबर को 7 सीटों पर होगा मतदान। 10 नवंबर को उपचुनाव का नतीजा आएगा। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। तो दिलचस्प हुआ उपचुनाव के रण का समीकरण। जी हां, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये साख का सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय उत्तर प्रदेश में फैली हुई हैं, अपराध का ग्राफ कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है और विपक्ष पूरी मुखरता के साथ में आपराधिक तमाम मुद्दों को उठाता हुआ दिखाई दिया था। तो उपचुनाव को, विधानसभा चुनाव के पहले जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लिटमस टेस्ट कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि एक टेस्ट के रूप में देखा जाएगा कि आखिरकार जनता किस ओर अपना रुख करेगी। हालांकि इसे सीधे तौर पर आप कोई बहुत बड़े पैमाने का नतीजा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनावों में क्या माइंडसेट लेकर जनता वोट करेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए एक तैयारी आप जरूर कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ये तैयारी जरूर रही है। जिस तरीके के समीकरण, जातीय समीकरण भी हमने देखे हैं, अपने अपने उम्मीदवारों पर जिस तरीके का दाव खेला गया है। नौगावा सादात का बात कर लें तो चेतन चौहान के निधन के बाद में बीजेपी से संगीता चौहान उम्मीदवार हैं, जो कि उनकी पत्नी हैं। सपा रालौद से जावेद आब्दी इस समय मैदान में हैं। यह भी आपको बता दें, बसपा से फुरकान अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। तो देखना यह होगा कि आखिरकार क्या सिंपैथी वोट यहां पर मिल पाते हैं या नहीं। कांग्रेस से भी सीधे तौर पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो करीब 14 प्रत्याशी एक सीट पर मैदान में है। मुस्लिम, यादव, दलित वोटरों की भूमिका नौगावा सादात में बेहद अहम होगी। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य यहां पर अहम मुद्दे होंगे। कुल वोटरों की संख्या बता दें 3,21,620 हैं। पुरुष वोटर 1,69,340 हैं। इसके साथ ही महिला वोटर्स की बात कर लें तो 1,52,280 यहां पर महिला वोटर्स हैं। तो साल 2017 के वोटों की बात करें, बीजेपी के चेतन चौहान को 96,700 समथिंग वोट मिले थे। सपा के जावेद आब्दी को 75,200 वोट मिले थे। बसपा के जयदेव सिंह को 39,970 वोट मिले थे। रालौद के अशफाक अली खान को 14,563 वोट मिले थे। चलिए, तो तमाम सहयोगी हमारे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं उपचुनाव के इस रण के समीकरणों को समझने और समझाने के लिए। अश्वनी अवस्थी का रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ में उन्नाव से जुड़े हुए हैं। कानपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, नीरज अवस्थी। अश्वनी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। उन्नाव की अगर बात कर लें तो जिस तरीके का बयान साक्षी महाराज ने वहां से दिया था, और उसके बाद में कुलदीप सिंह सेंगर का जो एक रौला वहां पर देखने को मिलता था, और उसके बाद में जब वो जेल गए उसके बाद ये सीट खाली हुई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी परिस्थिति का सवाल है कि क्या इस उपचुनाव में एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार पर क्या जनता अपना भरोसा जता पाएगी? देखिए सृष्टि, आपको बता दूं, अगर बात की जाए कुलदीप सिंह सेंगर की, तो एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते थे। अगर बात की जाए इससे पहले, अगर जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक बने थे, उसके पहले कभी भी बीजेपी ने बांगरमऊ सीट से जीत हासिल नहीं की थी। ये पहली बार ऐसा था जब कुलदीप सिंह सेंगर विधायक बने थे। वहीं अगर बात की जाए उनके इस मामले के बाद में वह तिहाड़ जेल में है और उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेके अगर बात की जाए ओबीसी फैक्टर, जो कि श्रीकांत कटियार को लेके योगी ने खेला है, जिसको कहीं ना कहीं वो चीजें देखने को मिल रही है कि ओबीसी फैक्टर शायद काम कर जाए, और योगी और प्लस ओबीसी फैक्टर दोनों ही बीजेपी के लिए प्लस हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कौन सा फैक्टर यहां पर काम करने वाला है। नीरज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नीरज, कानपुर में आखिरकार घाटमपुर सीट को लेकर क्या परिस्थिति है, क्या दावेदारी की अगर बात करने तो कहां पर आपको पेच फंसता हुआ बीजेपी के लिए दिख रहा है? देखिए, आपको सबसे पहले ये बताना अहम है कि जो यहाँ पे अभी सीट जो खाली हुई है, कमल है, उनके किसी के लिए सीट की मांग की जा रही थी, लेकिन उनके परिवार से बीजेपी ने सीट न देके उपेंद्र पासवान, एक नया युवा चेहरा है, उसको टिकट दी है, और वो काफी सक्रिय भी रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ जनसभा की। इसके अलावा उनको जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी जनसभाएं हुई। तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो यहाँ पे जनसभाएं करते रहे। इसके इतर कांग्रेस, सपा और बसपा में कोई भी इस तरीके का नेता नहीं आया है जो मुख्यमंत्री के लेवल का हो। प्रदेश अध्यक्ष जरूर सभी पार्टियों की यहाँ पे जनसभाएं करते रहे, गांव गांव में जाकर वोट मांगते रहे,
एक कांग्रेस के लिए यहाँ थोड़ा सा फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जी कृपा शंकर जिनको यहाँ पे टिकट मिली है वो एक कुर्मी परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनको एक संखवार परिवार में गोद ले लिया गया था। उसके बाद क्योंकि सुरक्षित सीट है तो संखवार के तौर पे ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो राकेश अचान है घाटमपुर से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, कुर्मी वोटर्स जो है उनका अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा सांसद भी फतेहपुर से रह चुके, वो काफी अपनी प्रतिष्ठा लगाए हुए। इसके साथ में राजाराम पाल जो पूर्व सांसद रह चुके हैं अकबरपुर से, वो भी यहाँ पे पूरे ताल से ताल मिला के, तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकती है, जो पिछली बार नहीं कर पाई थी। पिछली बार सपा यहाँ पे दूसरे नंबर पे रही थी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बुलंदशहर का अब रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। बुलंदशहर की सदर सीट की अगर बात कर लें सबीर अली, तो आखिरकार क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहे हैं? प्रचार प्रसार थम चुका है, अब फैसला होना बाकी है। बताना चाहेंगे तमाम पार्टियों ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया। लगातार शहर के अंदर शक्ति प्रदर्शन जारी रहा। चाप वोटे के साथ ही जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन पर पाबंदी अब नहीं किया जा सकता है, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने अब घर पर चले गए। जिस तरह से अगर समीकरणों की बात की जाए तो बुलंदशहर में कहीं ना कहीं बुलंदशहर की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि सभी का यह कहना है कि बुलंदशहर एनसीआर का हिस्सा होने के बाद भी बदहाल है। यहाँ पर तस्वीर वो जो होनी चाहिए वो तस्वीर नहीं है। तो बुलंदशहर की जनता ने फिलहाल जो फैसला लिया है, जो समीकरण कह रहे हैं वो बदलाव की तरफ जा रहे हैं। बुलंदशहर की जनता बदलाव चाहती है। वैसे अगर कहा जाए तो तमाम पार्टियों ने बहुत टफ कंपटीशन दिया है। यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि किसका पार्टी का किसका पल्ला भारी है, कौन कैंडिडेट निकल सकता है, किसको हार का सामना करना पड़ेगा और किसके माथे पर किसका चेहरा बनेगा, ये कहना अभी जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन तमाम पार्टियों ने जोरों से अपना जो है प्रचार किया है, अपना रोड शो दिखाया है, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। कहीं नहीं कहा जा सकता है जैसे पूर्व में बीजेपी की जो यहाँ सीट थी, वो सीट कहीं ना कहीं अब बचानी भारी पड़ सकती है। एक टफ कॉम्पिटिशन बुलंदशहर में निकल कर आया है। जी बिल्कुल ठीक है। जाहिर तौर पर संदीप का रुख करना चाहूंगी। संदीप, जिस तरीके से हम समीकरण लगातार यहां पर समझ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की साख जाहिर तौर पर दांव पर है, क्योंकि और सभी के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी के पास में इस समय सब कुछ है खोने के लिए। और समीकरणों की बात कर लें तो जातीय समीकरण पूरी तरीके से बिठाने की कोशिश यहां पर की गई, चाहे वो अनुसूचित जाति की बात कर लें, गैर जाटो समाज की बात कर लें, इन सभी को तरजीह देने की कोशिश यहां पर की गई है। कई सीटें ऐसी थी जहां परिवार वालों को सीट देने की मांग, टिकट देने की लगातार की जा रही थी, लेकिन उसके इतर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया। तो क्या ये समीकरण और ये नीतियां बीजेपी की उनके पाले में काम आ पाएंगी या नहीं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से जाहिर सी बात है कि ये कह सकते हैं कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल है, जिसको देखते हुए वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो उपचुनाव ही है ये आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेंगे, जिसको देखते हुए पार्टी के तमाम बड़े मंत्री, तमाम कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री खुद इसके गवाह रहे और खुद उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। और वहीं पे देखिए अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो इस दौरान विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो नदारत हुए। तो कहीं ना कहीं से अगर बात कर रही हैं आम जनता की, पब्लिक की, तो वो चाहती है कि हमारे उम्मीदवार के साथ में उस पार्टी का एक बड़ा चेहरा साथ में मौजूद हो, जो कहीं ना कहीं से उस उम्मीदवार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को बता सके। और ये चीज़ इस बार बिल्कुल नदारद रही है। चाहे अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान किसी चुनावी जनसभा में दिखाई नहीं दिए। और उसी में देखिए अगर बात करते हैं जाति कार्ड की, तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं से काम कर सकता है, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संदीप, क्या कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से पूरी तरीके से यहां सरेंडर ही कर दिया गया है? क्योंकि 6 सीटों पर तो प्रभाव रहा है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मल्हनी की सीट और 1-2 सीटें ऐसी थी जिस पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखा सकती है। लेकिन क्या यहां पूरी तरीके से सरेंडर करने की कोशिश की गई है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जाहिर सी बात है कि इसको सरेंडर ही कहा जाएगा, क्योंकि जब किसी भी तरह से ना जोर शोर के वो चुनावी जनसभाओं में दिखाई दिए, ना ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किसी तरह का प्रचार प्रसार किया, ना ही वो उम्मीदवारों के साथ कहीं पर नजर आए, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से वो सरेंडर के विचार में है या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट है। क्योंकि जिस तरह से देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे, आने वाले चुनाव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से विपक्ष है
विपक्ष जो है वो कहीं पे भी ग्राउंड लेवल पर नजर नहीं आया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए उसने तमाम जगहों पर जाके जनसभाएं करी हैं, चुनावी दौर में वो लोगों के वहां पर पास गए हैं, अपनी कह सकते हैं कि जो भी उसकी योजनाएं हैं उसको गिनाया है। जिसमें अगर हम बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, अगर बिहार की रैली की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, या इनके जो तमाम बड़े मंत्री रहे जिसमें ब्रजेश पाठक रहे, महेंद्र सिंह रहे, ये लोग तमाम लोगों के बीच में गए हैं, उनको अपनी योजनाओं के बारे में गिनाया है कि किस तरह की योजनाएं हैं और आने वाले समय में किस तरह की योजनाएं लाई जाएंगी। वो चाहे किसानों को लेकर हो, वो चाहे मिशन शक्ति को लेकर हो, और वो चाहे आने वाली तमाम योजनाओं को। तो कहीं ना कहीं से जो लोग हैं वो प्रभावित दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में इसमें किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने साफ तौर पे ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से रैली के बीच में जाके तमाम लोगों को संबोधित किया है और साफ तौर पे वो संतुष्ट दिखाई दे रही है। और उसका कहना यह है कि सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीतेंगे, क्योंकि अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीतते हैं तो आने वाले जो 2022 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं से उसकी साख पर असर पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवार अगर पार्टी के नहीं जीतते हैं तो जनता पर से जो पार्टी है उसका भरोसा कम होता चला जाएगा। जाहिर तौर पर